हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे और हमारा वीडियो पसंद कर रहे होंगे, जो कि मतलब आने वाले एग्जाम के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने का कोशिश है मेरा। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं, आगे का चैप्टर जो हम अभी प्राचीन इतिहास के से संबंधित कुछ वीडियो डाल रहे हैं, जो कि मतलब हम चाहते हैं कि 25 या 30 वीडियो में समाप्त हो जाए, जो कि आप टोटल वीडियो का ड्यूरेशन ड्यूरेशन जो होगा वो 15 से 20 घंटा तक हो सकते हैं, जिसमें कि पूरा प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी फैक्ट्स और विश्लेषण है और एक अप्रोच और एक पूरा गहनता के रूप में समझने की कोशिश जो है प्राचीन इतिहास को लेकर, वो हमारा कोशिश होगा कि 20 15 या 20 घंटे के बीच में समाप्त कर लिया जाए। तो इसी के संबंध में मैंने आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ से वीडियो यहाँ से ज़्यादा मतलब एक तरह से बढ़िया लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में। महाजनपदों का उदय आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे। तो पहले का जो 3 वीडियो आते हैं प्रागैतिहासिक काल, 3 चैप्टर जो आते हैं प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता का, उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन डेप्थ में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो वो इतिहास के संबंध में सबसे कठिन चैप्टर माने जाते हैं। तो उनको मैंने एक बहुत ही अच्छे से मतलब कंप्लीट करने की कोशिश की है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दिक्कत हो गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं महाजनपदों का उदय। आप को इतिहास के बारे में एक इसका भूमिका देख लेते हैं कि क्या हुआ था। उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के बाद आप जानते होंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही जनपद में बदल गए थे। जो छोटे छोटे राज्य के रूप में भारतवर्ष में जो जन विकसित हुए थे, वो उत्तर वैदिक काल आते आते जनपदों में विकास कर गए। जिनका मतलब संगठन और क्षेत्र जो था वो बड़ा हो गया। बहुत सारे जन मिलकर जनपदों का विकास किए और उन्होंने अलग अलग तरीके से शासन किया, लेकिन और जो कि 600 ईसा पूर्व के आसपास तक चला। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को माना जाता है, लेकिन 600 ईसा पूर्व आते आते चूंकि लोहे का जो खोज है वो 1000 ईस्वी के आसपास ही हो चुका था, और उसका उपयोग और प्रचलन में पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक लोहे का उपयोग संपूर्ण ढंग से किया जाने लगा, जिसके वजह से मतलब उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, सभी क्षेत्रों पे मतलब उसका प्रभाव पड़ा, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, मुख्य रूप से आर्थिक प्रभाव पड़ा उसका, जिसमें कृषि, पशुपालन और विभिन्न तरह के जो ग्रामीण समुदाय के रूप में उस उत्तर वैदिक काल में विकसित थे, जो जन थे, उनके व्यापार में, कृषि में और पशुपालन में, उद्योग धंधे में, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधि में सहयोगी रहा एक तरह से लोहे का उपयोग जो था, और व्यापक रूप में होने लगा। और ये आर्थिक उन्नति के वजह से ही विभिन्न और क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पड़ा, जिसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। मुख्य रूप से राजनीतिक प्रभाव में राज्य जो थे संपन्न हो गए, और राजाओं के पास अधिशेष उत्पादन आने लगा, और कर के रूप में वहाँ से अनाज को या कर के रूप में विभिन्न प्रकार के अधिशेष उत्पादन के रूप में लिया जाने लगा राज्यों के द्वारा, जिससे उनकी राजनीतिक संगठन सुदृढ़ हुई। और दूसरा प्रभाव उसका इस पर पड़ा कि जब सुदृढ़ीकरण चारों तरफ से हो गए, तो उनका धार्मिक स्तर पे भी प्रभाव पड़ा, धर्म के क्षेत्र में भी प्रभाव देखने को मिलता है। विभिन्न तरह की इमारतें बनाई गई, विभिन्न तरह के पूजा स्थल बनाए गए राजाओं के द्वारा उसी काल में। अंतिम चरण में मतलब अंतिम चरण के बाद, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण के बाद, उसमें देखा जाता है कि महाजनपदों का उदय होता है। जो जन जनपद बने थे मिलकर, वो जनपद मिलकर फिर महाजनपद के रूप में उदय होते हैं, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास, जिसमें कि ये महाजनपद के रूप में हमको जो जानकारी मिलती है, इसका जो स्रोत है मुख्य रूप से, जैसे कि वैदिक काल में तो वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है जनपद के बारे में या जन के बारे में, लेकिन महाजनपद के बारे में जो जानकारी हम लोग को
प्राप्त होती है इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, वो मुख्य रूप से दो धर्म उसी समकालीन, उसी काल में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में और महाजनपद काल के उदय के समय में दो धर्म का मुख्य रूप से भारत में धार्मिक बदलाव आए थे, जिसके कारण से मतलब दो धर्म अलग से, दो धर्म का उदय हुआ था। एक को जानते हैं हम लोग बौद्ध धर्म, एक को जानते हैं जैन धर्म। उन दो धर्मों के दो ग्रंथ से हम लोगों को पता चलता है कि भारतवर्ष में मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ थे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से ही हम लोगों को मुख्य रूप से पता चलता है कि महाजनपद काल किस तरह से विकसित हुआ था और उनका कहाँ कहाँ क्षेत्र था और क्या क्या विकास हुआ था उसके बारे में। तो इसको एक रूप से देख लेते हैं कि महाजनपद के उदय के संबंध, उदय से पहले जो विकास का एक चरण रहा था उसका नाम जो है द्वितीय नागरीय क्रांति या फिर मगध के उत्कर्ष, इसको दे सकते हैं। महाजनपद का उदय दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन महाजनपद के उदय से पहले जो मतलब स्थितियां पैदा हुई थी जिसके वजह से महाजनपद का उदय हुआ था और इसमें जो जो खास बातें रही थी, उसका मुख्य कारण प्रारंभिक रूप से ये माना जाता है कि द्वितीय नागरीय क्रांति का उसका एक नाम दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार रहे हैं गार्डन चाइल्ड। उन्होंने बोला है कि द्वितीय नागरीय क्रांति मतलब फर्स्ट नागरीय क्रांति भारतवर्ष में तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर माना जाता है, लेकिन द्वितीय नागरीय क्रांति के रूप में महाजनपद काल का उदय हुआ उसके बाद के चरण में। उस नागरीय क्रांति को बाद में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद में मगध के उत्कर्ष को देखेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं कि जब मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का उपयोग हुआ, उसके बाद हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। देखा जाता है तो विभिन्न तत्वों पे उसका प्रभाव पड़ा, जैसे कि शासक वर्ग का उदय हुआ, मजबूत शासक वर्ग का उदय हुआ। एक मुद्रा प्रचलन देखने को मिलता है कि मुद्रा प्रचलन भी साथ में आया, जो कि उत्तर वैदिक काल के बाद था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं माना जाता है, लेकिन महाजनपद काल में मुद्रा का प्रचलन माना जाता है, जिनको आहत सिक्के के रूप में जाना जाता है और बौद्ध ग्रंथ में करसारपन बोला जाता था। ठीक है, मतलब मुद्रा का प्रचलन आया, शासक वर्ग का उदय हुआ, व्यापार और वाणिज्य में उन्नति आई। बहुत सारे व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत श्रेणी संगठन, एक श्रेणी संगठन बनाया गया। व्यापारियों का एक संगठन होता था जिसको श्रेणी बोला जाता था, उसका मुखिया श्रेष्ठी होता था और ये पूरे जनपद महाजनपद काल में मतलब वो विकसित हुआ था, एक व्यापारी वर्ग का श्रेणी संगठन, जिससे व्यापार बहुत सारे मजबूत, व्यापारिक मजबूती मिली श्रेणी संगठन के वजह से। और धर्म के धार्मिक विकास हुआ, जिसमें धार्मिक इमारतों का विकास किया गया। ये कारण रहा द्वितीय नगरीय क्रांति और महाजनपद काल के उदय का। और फिर से देखा जाए तो कृषि जो था, विशेष कृषि होने की वजह से आर्थिक गतिविधि में उन्नति आई और एक बड़ा बड़ा राज्य के रूप में महाजनपद का उदय हुआ था। ये एक संक्षिप्त विवरण है कि ये समझ लीजिए, ये ब्रीफ है। ये जब तक नहीं समझिएगा तब तक फैक्ट्स रटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महाजनपद का उदय क्यों हुआ था, किस परिस्थिति में भारतवर्ष में महाजनपद का उदय हुआ था और उसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है, ये हम बता चुके हैं। देख, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, गंगा, मुख्य रूप से इसका जो क्षेत्र बताया जाता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा जमुना द्वाब का जो क्षेत्र था, मतलब हिमाचल से नीचे जो गंगा नदी जो बहती है गंगोत्री से और जमुना जो यमुनोत्री से आती है, उसके दोआब क्षेत्र में ही मुख्य रूप से महाजनपदों का उदय हुआ था। मतलब महाजनपद के बड़ा राज्य के रूप में जो उदय हुआ था वो मुख्य रूप से गंगा और जमुना के दोआब क्षेत्र में ही मुख्य रूप से ज्यादा मतलब महाजनपद का विकास देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कृषि करने के लिए बहुत ही उपयोगी भूमि के रूप में
क्षेत्र उपलब्ध थे, जिसके वजह से गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में लोहे का प्रचुर उपयोग के कारण कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगा। ये बता चुके हैं आपको। बहुत सारे चीज जो लिखे हुए हैं वो हम ऐसे ही बता दिए हैं आपको, ये लिखे हैं आपको देखने के लिए बस। हमारा मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। उत्तर वैदिक काल के शुरुआत अंतिम दौर में माना जाता है कि महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ये भी बता चुके हैं। ये फैक्ट्स के रूप में आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा। उसी काल में दो धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध ग्रंथ जो थे, मतलब आगे में देखेंगे उनको हम, बौद्ध धर्म में ग्रंथ लिखे गए, उनमें एक अंगुत्तर निकाय लिखा गया और जैन धर्म में भी ग्रंथ लिखे गए जिसको भगवती सूत्र बोला जाता है। ये दो ग्रंथों से मतलब हम लोगों को 16 महाजनपदों का माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। इन दोनों ही ग्रंथ से इसका उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद भारत में विकसित हुए थे। ठीक है, समझ गए इतना? अंग देख लेते हैं कि इनका वर्णन किस तरह से है। वर्णन निम्नांकित है, इसको देख लीजिए आप लोग। इससे क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है याद करने में आपको। ये जो हम चार्ट बनाए हैं जिस तरह से, उस तरह से आपको नहीं बनाना है, हम बता देंगे किस तरह से। अभी समझ लीजिए कि किस क्षेत्र में क्या था, क्या क्या चल रहा था उस समय में। अंग जनपद जो था, तीन मुख्य रूप से माने जाते हैं कि तीन ही जनपद महाजनपद काल में, तीन महाजनपद बिहार में अवस्थित थे, जिनसे क्वेश्चन बनाकर बराबर पूछा जाता है। तीन जो जनपद थे, एक तो पहला था अंग जनपद। अंग जनपद का जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र देख लेते हैं और मैप में भी एक बार हम लोग समझ लेंगे कि कौन कौन महाजनपद कहाँ अवस्थित था। बिहार में ये वर्तमान में भागलपुर का जो क्षेत्र है, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं पूर्वी दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र था, वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र होता है। बिहार का मैप आप लोग माइंड में लेकर आ जाइएगा तो समझ जाइएगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में भागलपुर मुंगेर आता है। उत्तर बिहार के वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अवस्थित है। एक मिनट, ठीक है। अंग जनपद एक बिहार के तीन महाजनपद में अंग जनपद बिहार में अवस्थित था, जो कि उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर और उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार बोल सकते हैं, भागलपुर और मुंगेर के दोनों क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिणी दोनों मतलब पूर्वी बिहार में एक तरह से अवस्थित था। भागलपुर और मुंगेर जिला जो है अभी वर्तमान में उस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इसका राजधानी जो है चंपा, इसका राजधानी चंपा था। इसका राजधानी दो तीन चीज याद रखिएगा, किस क्षेत्र में है और उसकी राजधानी क्या थी, और कुछ कुछ विशेषता जोड़कर देखा जाता है, जो कि मतलब मगध के उत्कर्ष में भी जोड़ा जाता है चीजें। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चंपा था, यह मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। व्यापार और वाणिज्य के लिए अंग जनपद प्रसिद्ध था। इसका शासक के रूप में एक ब्रह्मदत्त को पढ़ने को मिलेगा, जो कि मगध को एक बार जीता था वो शुरुआती दौर में। ब्रह्मदत्त इसका शासक था अंग जनपद महाजनपद का, जिसको बिंबिसार जो कि मतलब मौर्य साम्राज्य के शासक थे, मौर्य जो मगध में मौर्य था उसके शासक थे, उन्होंने पराजित किया था इसको बाद में, और पराजित करके अंग जनपद को मतलब मिला लिया था मगध में। ठीक है, बिंबिसार जो थे वो ब्रह्मदत्त को बाद में हराए थे और अंग जनपद को मिला लिए थे मगध में। या ये आप लोगों को आगे में भी मिलेगा, अभी देख लेते हैं जनपद। दूसरा नंबर जो बिहार में महाजनपद था वो मगध था। मगध, इसके बारे में ही इतिहास, प्राचीन इतिहास समाप्त होता है इसके
इसी के क्षेत्र में ही अब आगे बढ़ना होता है और गुप्ता पीरियड तक प्राचीन इतिहास पूरे इसके इसी क्षेत्र के अंतर्गत घूमते रहता है। इसके बाद आधुनिक पटना और गया और शाहाबाद जो मतलब एक तरह से आड़ा का जो क्षेत्र है, पटना गया शाहाबाद, शाहाबाद बोला जाता था उस समय, ये मगध के क्षेत्र में आते थे उस समय में। पटना गया शाहाबाद का क्षेत्र जो है मगध में आते थे। इसकी राजधानी जो थी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या राजगीर, अभी के वर्तमान समय में राजगीर बोल सकते हैं, उस समय में गिरिब्रज बोला जाता था। मगध का सॉरी मगध का गिरिब्रज था, राजगीर अभी वर्तमान में बोला जाता है। तीसरा जो बिहार में महाजनपद अवस्थित था वो बज्जी था। बज्जी जो तिरहुत प्रमंडल आता है, तिरहुत प्रमंडल में जो क्षेत्र आते हैं, मतलब कि मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और उधर के जो क्षेत्र आते हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, ये सब, सारण नहीं आता है, मधुबनी आता है, चंपारण आते हैं, ये सब जो क्षेत्र हैं तिरहुत क्षेत्र में आते हैं। अभी प्रमंडल के रूप में तिरहुत प्रमंडल को माना जाता है। तिरहुत प्रमंडल के जो क्षेत्र था उसी को बज्जी महाजनपद के रूप में जाना जाता था। बज्जी के रूप में कुछ विशेषता है, जान लेते हैं। ये गणराज्य के रूप में विकसित है। इस सब में शासन व्यवस्था तो जो था वो राजा के हाथों में था, लेकिन इसमें गणराज्य था कि मतलब पहला रिपब्लिक देखने को इसमें मिलता है कि गणराज्य मतलब एक तरह से विकसित हुआ था। जो 8 राज्यों, 8 कुल जो थे, 8 संघ जो थे, 8 कुलों का एक संघ था, मतलब 8 राज्यों का एक संघ था जो मिलकर चलता था। इसकी राजधानी जो थे, राजधानी मुख्य रूप से बज्जी का वैशाली होता है। वैशाली, इसमें 8 कुलों के संघ में मुख्य रूप से 3 कुल जो थे वो मुख्य रूप से प्रमुख थे। एक तो लिच्छवी था, जो कि आप लोग जानते हैं लिच्छवी का क्षेत्र हाजीपुर का आता है। एक बज्जी था, बज्जी संघ भी था, ठीक है, मतलब बज्जी कुल भी था। एक विदेह था, विदेह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में इतिहास में। ये 3 मुख्य रूप से मतलब संघ थे, बाकी तो 8 कुलों का संघ था। राजधानी इसकी वैशाली थी और बज्जी तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र, मतलब आप उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में बज्जी संघ अवस्थित था, ठीक है। ये 3 मुख्य रूप से, ये 3 बिहार के क्षेत्र में महाजनपदों का विकास हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद रहे थे। आगे हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद माना जाता है कि 16 महाजनपदों में 11 महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुए थे, जो कि गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में आता था। एक काशी था, काशी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश के काशी आप अभी भी जानते होंगे। काशी इसका बनारसी पहले काशी आता है। बज्जी के पश्चिम में था, ये तो देख लेंगे। इसकी राजधानी बनारसी थी, काशी की राजधानी बनारसी थी, ठीक है, क्योंकि बनारस के क्षेत्र में आता है काशी। काशी से दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। कौशल जो है 5 नंबर देख लेते हैं। कौशल, ये यूपी में श्रावस्ती जिला जो है, नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है श्रावस्ती, यूपी में, वहीं से लेकर गंडक नदी के किनारे तक इसका विस्तार था। श्रावस्ती जिला अभी मुख्य रूप से माना जाता है कि इस क्षेत्र में अवस्थित था उस समय में। यूपी के श्रावस्ती जिला, इसका राजधानी भी श्रावस्ती ही था। कौशल का जो राजधानी है वो श्रावस्ती था। इसके राजा एक मुख्य रूप से माना जाता है प्रसेनजीत थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत के रूप में माना जाता है। और ये जो कौशल महाजनपद था, इसी के अंतर्गत में 2 क्षेत्र थे। इसमें भी विभिन्न प्रकार के गणराज्य थे, छोटे छोटे कुल थे, और जो मतलब सामंतों और छोटे मतलब महाजनपदों के अंतर शासक के रूप में शासन करते थे।
वही गणराज के रूप में था। एक था शाक्य गणराज, जिसको आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में बार बार मिलेगा। ये शाक्य गणराज जो था, कपिल वस्तु का जो क्षेत्र था, नेपाल तक ये विस्तृत था चूंकि। और सिद्धार्थ नगर अभी वर्तमान में सिद्धार्थ नगर का जो क्षेत्र है। और जो शाक्य गणराज जो बौद्ध बुद्ध से जोड़कर देखा जाता है, जो कपिल वस्तु माना जाता है, और लुम्बिनी जो उनका जन्म स्थल रहा है। ये कौशल गणराज का ही अंतर, कौशल महाजनपद का ही अंतर आता था बुद्ध से, जो कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर और लुम्बिनी क्षेत्र थे जो जोड़े जाते थे। मतलब बौद्ध धर्म में जो बताए गए हैं, या बौद्ध धर्म में हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, ये जो स्थल कपिल वस्तु, सिद्धार्थ नगर, लुम्बिनी, ये कौशल महाजनपद के ही अंतर्गत आते थे, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र तक इसका विस्तार था। ठीक है। 6 नंबर में हम देख लेंगे मल। कौशल हो गया, मल देख लेंगे। ये देवरिया जिला जो है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, जो बिहार के गोरखपुर से आगे का जो क्षेत्र है वो देवरिया के क्षेत्र में आता है। नहीं, गोरखपुर से आगे नहीं, गोरखपुर से पहले का जो क्षेत्र है वो देवरिया के क्षेत्र में आता है। इसमें मल एक महाजनपद का उदय हुआ था। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर, कुशीनगर आप लोग भी बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। कुशीनगर राजधानी था इसका। और पावा भी इसका मतलब मुख्य रूप से 2 जगह, कुशीनगर तो राजधानी था और एक पावापुरी भी था। दोनों जगह 2 धर्मों से जोड़कर मिलते हैं, एक बौद्ध धर्म से और एक जैन धर्म से। कुशीनगर में तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था। और पावापुरी में महावीर का मतलब मृत्यु हुई थी। ये दोनों जो स्थल है वो मल क्षेत्र में देवरिया के जिले के अंतर्गत, जो अभी वर्तमान में आता है, वहीं से आते थे। इसकी राजधानी जो है कुशीनगर होती थी, कुशीनगर। 7 नंबर में देख लेंगे वत्स। वत्स जो थे, आधुनिक इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद का मतलब बनारस से आगे आइएगा 200 किलोमीटर पश्चिम में, तो उसमें एक इलाहाबाद आता है। तो इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, वहाँ वत्स महाजनपद का उदय हुआ था। आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र वत्स के अंतर्गत आता था। राजधानी इसकी कौशाम्बी है। ये प्रमुख व्यापारिक स्थल के रूप में महाजनपद काल में जाना जाता है इसको। बहुत ही मतलब व्यापार के रूप में ये प्रसिद्ध था कौशाम्बी, जो कि बौद्ध ग्रंथ में भी बताए गए हैं। और प्रसिद्ध व्यापारिक नगर के रूप में ये प्रसिद्ध था। ठीक है। कुरु, कुरु के बक्स जान लिए, बक्स इलाहाबाद, राजधानी इसकी कौशाम्बी, व्यापारिक नगर के रूप में विकसित था। इतना आप लोग याद रखिएगा। कुरु जो जनपद था, कुरु महाजनपद, जनपद बोल दे रहे हैं, सॉरी, कुरु महाजनपद, ये आप लोग जानते होंगे महाभारत में कुरु के रूप में कि था, कुरु वंश का है, या महाभारत काल के जो मतलब जितने भी रचनाएं हैं वो कुरु महाजनपद से जोड़कर देखी जाती है। जिसमें कुरु का मतलब दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर जो हरियाणा का क्षेत्र है, थानेश्वर हरियाणा में, और मेरठ यूपी में, और दिल्ली, दिल्ली का क्षेत्र, ये मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते थे। महाभारत काल से इसको रिलेट किया जाता है कि पांडव महाभारत जो हुआ था वो कुरु क्षेत्र में ही हुआ था। इसकी राजधानी भी जो है इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आप जानते होंगे। कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के क्षेत्र में। ठीक है, वहां देख लेंगे हम लोग। पंचाल, पंचाल एक नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 नंबर। पंचाल जो था वो बरेली बदायूं का क्षेत्र, एक तरह से मान सकते हैं कि पूर्वी उत्तरी जो क्षेत्र है, जो मतलब पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में मतलब बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, आप लोग मैप में देख लीजिएगा एक बार इसको। मैप में आप लोग देख लेंगे एटलस में इसको, महाजनपद काल से संबंधित जो बातें रही हैं एटलस में निकाल के देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र है वो पंचाल के अंतर्गत आता था। पंचाल वही जहाँ से मतलब द्रौपदी महाभारत काल में जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, वो इसी महाजनपद से आती थी, पंचाल से। इनको पंचाली भी बोला जाता था। इसका राजा जो था
अहिच्छत्र, राजधानी जो था, राजधानी पंचाल का बरेली बदायूं क्षेत्र में राजधानी अहिच्छत्र था, अहिच्छत्र। और बाद में दो राजधानी के रूप में विकसित हुआ था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। याद रखिएगा, अहिच्छत्र और कम्पिल्य। पंचाल का दो राजधानी था, अहिच्छत्र और कम्पिल्य, जो कि बरेली बदायूं के क्षेत्र में आता था। ठीक है, एक सूरसेन देख लेते हैं। सूरसेन, सूरसेन अभी के मतलब एक तरह से मथुरा का जो क्षेत्र है यूपी में, मिडिल यूपी में जो मथुरा का जो कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, वो ब्रजमंडल का क्षेत्र बोला जाता है उस क्षेत्र को। उस क्षेत्र में एक सूरसेन मतलब महाजनपद का उदय हुआ था। उसी का राजा कृष्ण को माना जाता है मथुरा के क्षेत्र में। अभी वर्तमान में मथुरा है, ब्रजमंडल का क्षेत्र बोला जाता है। इसकी राजधानी मथुरा थी, अभी वर्तमान में मथुरा ही है इसका नाम। मथुरा के क्षेत्र में सूरसेन था, महाजनपद सूरसेन था, मथुरा नहीं था, याद रखिएगा। इसका राजधानी मथुरा था। ठीक है, अवंती नेक्स्ट देख लेते हैं, 11 नंबर अवंती। अवंती महाजनपद जो था मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अवस्थित था। यह मालवा का जो क्षेत्र होता है, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। मालवा का एक मध्य प्रदेश में क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र का राजधानी जो था अवंती का, उज्जैन था। और दो राजधानी के रूप में विकसित हुआ था, एक उत्तरी अवंती का और दक्षिणी अवंती का। इसमें महिष्मती और उज्जैन दोनों राजधानी था अवंती का, ये दोनों याद रखिएगा। इसका राजा एक चंड प्रदोत था, जिसके बारे में बोला जाता है कि बिंबिसार जो थे मौर्य साम्राज्य के, उन्होंने अपना राज्य दरबार के जो चिकित्सक थे, जीवक, ये इनको बीमारी हुई तो इनके उपचार के लिए, चिकित्सा के लिए इनके दरबार में भेजे थे, चंड प्रदोत के। अवंती के शासक थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद रहा था, जिससे कुछ मगध के उत्कर्ष के समय में राजाओं से लड़ाई होती थी। इसके राजधानी उज्जैन और महिष्मती था, और राजा मुख्य रूप से प्रसिद्ध राजा चंड प्रदोत थे। ठीक है, 12 नंबर में देख लेते हैं चेदी। चेदी महाजनपद जो था, ये बुंदेलखंड, यूपी का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र देख लीजिएगा, मालवा मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड यूपी। एक बार आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा ये क्षेत्र है कहाँ। जब क्षेत्र आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, एरिया आपके दिमाग में अगर फिक्स हो जाएगा, तो ये फिक्स हो जाएगा कि महाजनपद का उदय इस क्षेत्र में किस महाजनपद का उदय हुआ था। ठीक है, इसी तरह से याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है महाजनपद को। और क्षेत्र जो था वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और राजधानी तो एक चार्ट बना लीजिएगा तो हो जाएगा। इसकी राजधानी जो था शक्तिमती था, चेदी का, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में था। इसका राजा शिशुपाल है, शिशुपाल था, जिनके बारे में बोला जाता है कृष्ण द्वारा इसका वध किया गया था महाभारत में। आपको मिलेगा ये देखने को। 13 नंबर देख लेते हैं मत्स्य। मत्स्य जो था मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में, दिखाई दे रहा होगा आपको। मत्स्य जनपद जो था, 13 नंबर देखते हैं। मत्स्य जनपद पश्चिमी भारत में, मुख्य रूप से भारतवर्ष, अभी वर्तमान के भारत में पश्चिमी क्षेत्र में एक था, मत्स्य था। उसकी राजधानी जयपुर था। अभी के वर्तमान राजधानी जो है राजस्थान का, वही राजधानी था मत्स्य जनपद का, जयपुर। मत्स्य जनपद का वर्तमान में राजधानी जो राजस्थान है, वहीं से आता है। और एक इसका राजधानी था विराटनगर। ठीक है, नहीं, राजधानी जयपुर नहीं था, सॉरी, राजधानी मत्स्य का जयपुर नहीं था, इसका राजधानी विराटनगर था। जयपुर का जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसी के क्षेत्र में विकास हुआ था मत्स्य महाजनपद का, जिसका राजधानी विराटनगर था। विराटनगर, विराट राजा के नाम पे, विराट यहाँ के एक राजा थे मत्स्य जनपद के, उन्हीं के नाम पे वहाँ का राजधानी रखा गया था, विराटनगर। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। 14 नंबर देख लेते हैं, अस्मक। अस्मक ये एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। एक महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में विकास हुआ था इसका उस काल में।
बाकी सब उत्तर भारत में है, और गंगा जमुना तो आपके क्षेत्र में विकास किए थे। ठीक है, अस्मक जनपद, अस्मक याद रखिए, नाम तो याद ही रखना है आपको। अस्मक महाजनपद जो था ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कृष्णा नदी के तट पे मतलब इसका विकास हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसकी राजधानी जो था पोतन या पोतली बोला जाता है, पोतली, पोतन याद रखिएगा इसका राजधानी, इसका अस्मक का, अस्मक का या पोतली, और पोतन या पोतली, अस्मक का आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में विकास हुआ था इसका। 15 नंबर गंधार था। गंधार जो था, दो जो अभी मतलब बाकी बच जाते हैं महाजनपद, उनमें 2 महाजनपदों का जो विकास हुआ था वो अभी वर्तमान के मतलब वर्तमान में भारत के क्षेत्र में नहीं आते हैं, इंडिया के क्षेत्र में नहीं आते हैं। एक था गंधार और एक कम्बोज था। वर्तमान के पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है उसी में गंधार विकसित हुआ था, जिसका राजधानी तक्षशिला था। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला था। ये बहुत ही उस समय के काल में मतलब शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया था। इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था तक्षशिला। ये रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में था, याद रखिएगा। तक्षशिला कहाँ था ये दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेशावर और रावलपिंडी जो है, पेशावर और रावलपिंडी लगे हुए ही क्षेत्र है। तक्षशिला यहाँ देख लीजिए, भारत से लगे हुए जो क्षेत्र है पेशावर और रावलपिंडी, उसी के क्षेत्र को तक्षशिला राजधानी के रूप में विकसित था और गंधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। एक कम्बोज लास्ट देख लेते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। कम्बोज एक मुख्य रूप से अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक विकसित हुआ था महाजनपद, वहां से भी देखने को मिलता है कम्बोज, यहाँ से और कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसकी राजधानी जो था हाटक था, हाटक, हाटक ये कम्बोज। इसका राजधानी तक्षशिला गंधार का, तक्षशिला का यहाँ गलत लिखती है थोड़ा सा, राजधानी के रूप में विकसित था, यहाँ राजधानी था। ठीक है, थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ था। मैप पे देख लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ये एक कुरु जनपद यहाँ दिल्ली के मेरठ के क्षेत्र में, पंचाल जनपद जो था बरेली और बदायूं के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में, सूरसेन ब्रजमंडल के क्षेत्र में, जिसका राजधानी मथुरा था। मल कुशीनगर जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है। कौशल भी उसी के आसपास में अवस्थित था। कौशल जिसका श्रावस्ती मतलब राजधानी था। यह गंडक नदी तक इसका विस्तार था। वत्स जो था, वत्स के रूप में आप लोग जान लेंगे कि इलाहाबाद का क्षेत्र, सॉरी इलाहाबाद का क्षेत्र वत्स था। और इलाहाबाद से पहले यहाँ मल था, मल मल देवरिया था, देवरिया के क्षेत्र को बोला जाता था। और बस के नीचे यहाँ काशी था, काशी छूट गया है यहाँ पे। उसके बाद ये पटना और गया का क्षेत्र मगध था। भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र अंग था। और यहाँ तिरहुत का जो क्षेत्र है यहाँ बता दिए हैं बज्जी था। और अवंती का क्षेत्र था जो मालवा के क्षेत्र में। मत्स्य भी मध्य प्रदेश के, मत्स्य राजस्थान के क्षेत्र में, यहाँ राजस्थान, जिसका विराटनगर राजधानी था। अवंती उज्जैन और महिष्मती जिसकी राजधानी थी वो ये यहाँ था। अवंती उज्जैन और महिष्मती मालवा के क्षेत्र में, और जिसका राजधानी था। चेदी, चेदी बुंदेलखंड के क्षेत्र में था, जो कि मतलब राजधानी इसकी शक्तिमती था, चेदी का शक्तिमती, ये शक्तिमती याद रखिएगा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी था, यूपी में। और अस्मक, अस्मक तो आप लोग जान गए, आंध्र प्रदेश में, जिसका राजधानी पोतन था। यहाँ राजस्थान सॉरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, यहाँ दक्षिणी भारत के क्षेत्र में एक ही था अस्मक। और कम्बोज था अफगानिस्तान के क्षेत्र में, इसकी राजधानी हाटक, गंधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, बज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैन महिष्मती, और वत्स का कौशाम्बी। ये इलाहाबाद का वत्स बोला जाता था, यहाँ राजधानी कौशाम्बी था। मुख्य रूप से माना जाता है कि महाजनपदों का
भारतवर्ष में इतने क्षेत्र में हुए थे। और इसमें आगे में हम लोग देखेंगे कि महाजनपद काल में मतलब के आगे के क्षेत्र में जो मुख्य रूप से इतिहास में पढ़ा जाता है आगे महाजनपद से, उनमें देखा जाता है मगध महाजनपद जो था वो एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विकसित हुआ, जो कि बहुत सारे महाजनपदों को का विजेता रहा और बहुत सारे शक्तिशाली शासक उसमें रहे, और उन्हीं से जोड़कर इतिहास मगध महाजनपद से ही आगे बढ़ता है। और जो जो विभिन्न प्रकार के थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी बीच बीच में दूसरे महाजनपद का से, वो आगे चलता है। तो अगला वीडियो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक द्वितीय नगरीय क्रांति से थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे, और मगध का उत्कर्ष, और मगध में फिर हड़यक वंश और मौर्य वंश आगे में वीडियो का यही क्रम रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मगध का जो उत्कर्ष है और मौर्य साम्राज्य, ये हमारा कोशिश हो गया कि 4 या 5 4 वीडियो में पूरा समाप्त किया जाए। उसके बाद से मौर्योत्तर काल और गुप्ता पीरियड को देखेंगे, और इस तरह से मतलब हमारा कोशिश हो गया कि 20-30 वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास को एक अच्छे तरीक़े से कवर करके समाप्त किया जाए। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप जब तक हमको एनर्जी नहीं दीजिएगा तब तक हम आपको एनर्जी नहीं दे पाएंगे। ये एनर्जी कंजर्वेशन का मामला है, और अच्छे तरीके से ट्रांसमिशन होगा तो मतलब ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और पढ़िए दबा के, और मस्त रहिए दबा के दोनों। ठीक है, थैंक यू।